हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो आपको और पढ़ाते हैं, क्योंकि एग्जाम तो नजदीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी है, तो चैप्टर नहीं, अब लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और उसी क्रम में आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं राइट किरचॉफ्स लॉ। राइट किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम को लिखिए। एंड establish the balanced condition of Wheatstone bridge. व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बैलेंस्ड कंडीशन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, है ना। एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं, इसकी तैयारी तो होनी ही चाहिए। इस पर ऑब्जेक्टिव से मिल जाएगा आपको, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा आपको, है ना। तो इसकी तैयारी हम लोग करते हैं, समझते हैं। क्योंकि समझा हुआ याद करना काफी आसान होता है, तो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं और समझकर इसको याद भी करेंगे, ताकि एग्जाम में पूछे तो हम लोग उसको लिख सके। लेकिन उसके पहले यदि चैनल पे नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए। हेडिंग लेते हैं किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम। ये नियम क्या है? तो इन 1884 गस्टव रॉबर्ट किरचॉफ gives two laws for an इलेक्ट्रिक सर्किट। गस्टव रॉबर्ट किरचॉफ ने क्या किया था? 1884 में इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड दो नियम दिया था। फुल स्टॉप देते हैं, आगे लिखते हैं इसी में, दीज लॉज आर बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। ये जो नियम है, किरचॉफ का नियम जो है, वो चार्ज और एनर्जी पर बेस्ड है। ऑल्सो दीज लॉज आर नोन बाय हिज नेम। साथ ही उनका जो ये नियम है वो उनके नाम के साथ जाना जाता है, एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। ठीक बात है। आइए इसको जरा समझ लेते हैं क्या सब लिखे हम लोगों ने लिखा कि सन 1884 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गस्टव रॉबर्ट किरचॉफ। इन 1884 गस्टव रॉबर्ट किरचॉफ उनका पूरा नाम हो गया, है ना। गस्टव रॉबर्ट किरचॉफ गिव्स टू लॉज, उन्होंने दिया टू लॉज फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड उन्होंने, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए उन्होंने दो नियम दिया। दीज लॉज आर बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। और ये जो नियम है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एनर्जी पर बेस्ड है। साथ ही दीज लॉज आर नोन बाय हिज नेम, ये नियम उनके नाम के साथ जाना जाता है, जैसे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ये इंट्रोडक्शन हो गया किसका? किरचॉफ का। चलिए अच्छी बात है, छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं हम लोग। आंसर पाइए तो लिखते हैं हम लोग सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और करंट लॉ और जंक्शन लॉ, ये सब एक ही है भाई, तीन नाम है इसका, है ना। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ
और करंट लॉ और जंक्शन लॉ। ये नियम क्या कहता है? सबसे पहले तो लिखते हैं, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहला बात तो ये हो गया कि ये जो नियम है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's first law, the net algebraic sum of all the currents meeting at a junction in an electric circuit remains जीरो। यानी कि ये नियम क्या कहता है? तो सबसे पहला बात ये हुआ कि दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहला बात तो ये समझेंगे कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, the net algebraic sum of all the currents meeting at a junction in an electric circuit remains zero। यानी कि उनके अकॉर्डिंग, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके किसी भी जंक्शन पर जितना भी करंट मिलेगा, चाहे आके मिले या जाके मिले, जितना भी मिलेगा उन सबों का जोड़ क्या होगा? हमेशा जीरो के बराबर होगा। दैट इज समेशन ऑफ आई बराबर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? आइए थोड़ा पिक्चर पर भी समझते हैं। मान लेते हैं अपने पास कोई जंक्शन है, इस टाइप से कुछ करंट आ रहा है, I1, I2, I3 आ रहा है, और इस जंक्शन से I4 और I5 जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेट अलजेब्रिक सम कितना हो जाएगा? नेट आने वाले करंट को प्लस में लेते हैं, पता होगा आपको, है ना, और जाने वाले को माइनस में लेते हैं। तो नेट अलजेब्रिक सम का मतलब हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 जा रहा है, तो माइनस I4 माइनस I5, ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर जीरो के हो जाएगा। अब इस माइनस वाले को उधर ले चले हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। इस दोनों माइनस वाले को क्या किए? बराबर को उधर कर दिए। कर सकते हैं, अच्छी बात है। करने पर यहां एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि thus इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, thus इन अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, द नेट algebraic sum of all the incoming currents at a junction is equal to the net algebraic sum of all the outgoing currents at that junction in an इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस हिसाब से किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का एक और स्टेटमेंट निकलता है। हम लोग कहते हैं thus in other words according to Kirchhoff's first law the net algebraic sum of all the incoming currents at a junction। इनकमिंग करंट कौन कौन है? ये पूरा तीनों का तीनों इनकमिंग करंट है जो आ रहा है, ठीक, इज इक्वल टू उसका पूरा का सम इज इक्वल टू द नेट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट्स एट दैट जंक्शन। उस जंक्शन से नेट आउटगोइंग करंट के क्या होता है? बराबर होता है। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। क्यों? बिकॉज
चार्ज शुड रिमेन्स कंजर्व, क्योंकि चार्ज को तो कंजर्व रहना है, चार्ज का तो लॉस लगा नहीं, तो जितना आएगा उतना जाएगा। अगर लॉस लगता है तो कुछ ना कुछ लॉस होता, तो जितना आता कुछ लॉस लग गया तो उतना जा नहीं पाता, है ना। तो चार्ज तो कंजर्व रहना है, तो जितना भी आएगा उतना जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल कंजर्वेशन पे ही बेस्ड है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक बात है, ये नियम आ गया समझ में। चलिए, क्रिस्टल क्लियर है, अच्छी बात है। अब लिखते हैं हम लोग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या वोल्टेज लॉ या लूप लॉ, ये सब एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं हम लोग, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नियम क्या है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's second law, the net potential drop, तो इधर से मिटा देते हैं। चलिए हो जाएगा इतना में। आप लोग वीडियो को रोक के लिख लिया कीजिएगा, है ना। द नेट पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ए क्लोज्ड लूप in an electric circuit remains zero. That is, समेशन ऑफ पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। है किरचॉफ का सेकंड लॉ। क्या कहता है सेकंड लॉ भाई, दिस लॉ, सबसे पहला बात कि दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला बात तो ये हो गया कि ये नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ के सेकंड लॉ के अनुसार द नेट पोटेंशियल ड्रॉप कह लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, ऑफ ए क्लोज्ड लूप, किसी भी क्लोज्ड लूप में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी क्लोज्ड लूप का नेट पोटेंशियल ड्रॉप रिमेन्स ऑलवेज जीरो। दैट इज समेशन ऑफ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि किसी सर्किट में होगा क्या, किसी सर्किट में तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है कि सर कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ कैपेसिटर होगा, अभी तक जो पढ़े हम लोग, आगे बहुत कुछ भी होता है, इंडक्टर होता है, सब कुछ होता है इसमें। इसको बैटरी वगैरह से जोड़ेंगे, सर्किट तो ये क्लोज हो गया, करंट पास करेगा, अच्छी बात है। रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटेंस सी है, ईएमएफ ई है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, समेशन ऑफ आई आर। कैपेसिटर के क्रॉस समेशन ऑफ क्यू बाई सी। ईएमएफ के क्रॉस समेशन ऑफ ई शुड बी जीरो। ये हमेशा जीरो के बराबर होना चाहिए। इस पर तो हम लोग क्वेश्चन वगैरह भी किए हुए हैं, कैपेसिटर वगैरह में, सर्किट मेथड में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आप जाइएगा तो सर्किट मेथड का क्वेश्चंस जाकर के जो हम लोग सिखाए वीडियो में, आप उसको जाके कैरी कर सकते हैं और विस्तार से इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ तो जानते ही जाएगा। और अभी हम लोग हीट स्टोन ब्रिज करेंगे तो उसमें आपको ये दोनों नियम का इस्तेमाल आएगा ही आएगा। ठीक बात है। अब हम लोग आते हैं, लिखते हैं हीट स्टोन ब्रिज के बारे में कि ये हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है सर। ये तो आपका कंप्लीट हो गया आंसर, किसका, किरचॉफ्स लॉ का। ये किरचॉफ्स लॉ का खत्म। अब हम लोग आते हैं बैलेंस्ड कंडीशन, पहले आएंगे, उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं हीट स्टोन ब्रिज कि ये हीट स्टोन ब्रिज क्या है। हीट स्टोन ब्रिज क्या है भाई, तो हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, लिखते हैं इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट, ये मैं ई कर देते हैं, it is an arrangement of mainly
4 रेजिस्टेंसेस, ये तो एक अरेंजमेंट होता है मुख्यतः 4 रेजिस्टेंस का, इन विच द वैल्यू ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस आर नोन, जिसमें से 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता रहता है, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस इज determined in terms of 3 known resistances at the balanced condition। इसलिए बैलेंस्ड कंडीशन के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। क्या होता है भाई इसमें? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये मुख्यतः 4 रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, ठीक बात है, इन विच, जिसमें द वैल्यू ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस आर नोन, जिसमें से 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता होता है, एंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस, और चौथा अननोन रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड, निकालते हैं किसमें? इन टर्म्स ऑफ 3 नोन रेजिस्टेंसेस एट द बैलेंस्ड कंडीशन, और बैलेंस्ड कंडीशन पर चौथे अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं नोन 3 रेजिस्टेंसेस के हेल्प से। ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब ये है किस प्रकार का, तो थोड़ा सा पिक्चर इधर से हटाते हैं और एक पिक्चर बना के दिखाते हैं, उसके बाद डेरिवेशन पे आ जाएंगे हम लोग, है ना। तो ये मिट गया आपका, चलिए ठीक है। अब इसमें हम लोग एक व्हीटस्टोन ब्रिज का पिक्चर लेते हैं। यही मुख्यतः 4 रेजिस्टेंसेस है, P, Q, R और एक अननोन मान लेते हैं X। अब क्या करेंगे, इसको एक पावर सप्लाई से हम लोग जोड़ देंगे। बैटरी से जोड़ेंगे तब तो करंट जाएगा ना सर। चलिए एक बैटरी से जोड़ दिए, जिस कारण से इसमें आई करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। पॉइंट्स लिखते हैं जंक्शन का, A, B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट आपका D, और C से D के बीच चेक करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे होकर करंट गुजरना नहीं चाहिए। अब गैल्वेनोमीटर भी तो बिना रेजिस्टेंस का होगा नहीं, तो इसको हम लोग RG मान लेते हैं, रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर। कोई दिक्कत पिक्चर में? क्लियर है पिक्चर? चलिए पिक्चर तो क्लियर है सर। पिक्चर क्लियर है तो उसमें डेरिवेशन करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा पिक्चर के बारे में लिख देते हैं। द फिगर represents the arrangement of व्हीटस्टोन ब्रिज। ये पिक्चर क्या कर रहा है भाई? अरेंजमेंट दिखा रहा है, किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का, इन विच द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस P, Q and R is known and the value of resistance X is unknown। रेजिस्टेंस X का वैल्यू क्या है? अननोन है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। द अरेंजमेंट कहिए या फिर कह सकते हैं ब्रिज इज कनेक्टेड बाय
A power supply due to which a current I flows in the circuit. Then from Kirchhoff's law, किरचॉफ के नियम से अब हम लोग फर्स्ट लॉ लगाते हैं, सेकेंड लॉ लगाते हैं। कैसे लगाएंगे आइए जरा समझिए अच्छे से, ध्यान से देखना वीडियो को, है ना। आई करंट चला, जंक्शन ए पे आया, तो जंक्शन ए पे आया करंट आई, तो मान लेते हैं इस पी से चला I1, तो रेस्ट करंट कितना बच गया I माइनस I1, तो Q से चला I माइनस I1। कोई दिक्कत? एक से चला I1 तो दूसरे चला I माइनस I1, ठीक बात है। ये I1 पहुंचा कहां पे? C पे। ये I1 कहां पहुंचा? C पे पहुंचा। C पे पहुंचने के बाद इसका इंक लगता है खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया आपका I1, बचा हुआ करंट चला I माइनस I1 किससे? Q से। I1 पहुंचा कहां पे? C पे। C पे पहुंचने के बाद मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर से करंट पास किया IG, तो इससे कितना करेगा I1 माइनस IG, ठीक बात है। I माइनस I1 चल के आया कहां पे? D पे, और ऊपर से आ गया IG, ये सब मिलकर चलेगा R के थ्रू, तो I माइनस I1 आया और आया IG, तो जोड़ देंगे आने वाले करंट को। ये पास किया किससे? R से। अब ये पहुंचा B पर, उधर से आया प्लस I1 माइनस IG, इधर से आया I माइनस I1 प्लस IG, तो प्लस I1 माइनस I1 कट गया, माइनस IG प्लस IG कट गया। अगर जोड़िएगा तो B पर करंट कितना बच जाएगा? I, जो बैटरी के माइनस टर्मिनल में इन कर जाएगा, तो जितना करंट सप्लाई किया उतना ही करंट घूम घाम के सर्किट से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में समा भी गया। तो पहला लॉ तो हो गया, चार्ज रिमेन्स कंजर्व, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए। अब हम लोग लूप लॉ लगाते हैं, वोल्टेज लॉ लगाते हैं, किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाते हैं। तो लूप का नाम लिखिएगा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट लूप और इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड लूप। तो देन फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ इन फर्स्ट लूप, या नाम लिख सकते हैं A C से आए हम लोग D पर और D से आ गए A पर, तो क्लोज लूप हो गया नहीं ये वाला। तो इन फर्स्ट लूप या ACDA, या इन लूप ACDA, जो भी लैंग्वेज आप लिख दीजिए। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए? जीरो। इसमें तो कैपेसिटर है नहीं, केवल रेजिस्टेंस है, तो करंट गुना रेजिस्टेंस। तो I1P करंट की दिशा में चलेंगे तो प्लस IG RG, और करंट के उल्टा चलेंगे तो माइनस I माइनस I1 इंटू Q, ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर जीरो के हो जाएगा, नो डाउट। इस माइनस वाले को उधर ले चलते हैं, तो I1P प्लस IG RG इज इक्वल टू I माइनस I1Q। क्या इसको समीकरण एक मान ले? ठीक इसी प्रकार से इन सेकेंड लूप, या फिर इन लूप, इस सेकेंड वाले में आइए तो C B D C, ये सेकेंड वाला, C से चलना शुरू करते हैं। तो I1 माइनस IG इंटू एक्स, करंट गुना रेजिस्टेंस, आगे बढ़े B पे आए, B पर हम लोग को उल्टा चलना पड़ रहा है, तो उल्टा करंट की दिशा के उल्टा चलेंगे तो क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे ना, तो माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू R, फिर करंट उल्टा चलेंगे C तक आने के लिए, तो माइनस IG RG, ये बराबर किसके हो जाएगा भाई? ये बराबर जीरो के हो जाएगा। अब IG RG को रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो I1 माइनस IG इंटू एक्स माइनस IG RG, इसको बराबर उधर कर देंगे तो I माइनस I1 प्लस IG इंटू R, ये माइनस वाला बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, अच्छी बात है। अब इधर से मिटा दें हम लोग, इधर से हम लोग अब मिटा देते हैं। चलिए मिट गया। मिटने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। सिंस द वैल्यू ऑफ 3 known resistances, value of 3 known resistances P, Q and R is taken in such a way that the potential of points C and D remains same। और जो 3 रेजिस्टेंस जो नोन था हम लोगों का, कौन कौन, P, Q और R, उसका वैल्यू हम लोग इस प्रकार से लेते हैं कि पॉइंट C और D का पोटेंशियल क्या हो जाए, पॉइंट C और D का पोटेंशियल सेम हो जाए, सो दैट no current flows through the गैल्वेनोमीटर, ताकि गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट ना गुजरे। क्यों? क्योंकि भैया अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू इस प्रकार से हम लोग ले ले कि C और D का पोटेंशियल सेम हो जाए, संभव है? C और D का पोटेंशियल सेम होगा तो सेम पोटेंशियल के बीच तो ना चार्ज फ्लो करता है और ना ही करंट फ्लो करता है, तो गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट पास नहीं करेगा। दैट इज IG का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। IG का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। चलिए अगर IG का वैल्यू 0 का लैंग्वेज लिख दिए हम लोग तो लिख सकते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग IG का वैल्यू 0 डाल के देखते हैं। अगर IG का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये टर्म आपका खत्म हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, I1P इज इक्वल टू I माइनस I1Q, इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 3। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 से, यह आपका इक्वेशन नंबर 2, IG का वैल्यू 0 कीजिए, IG का वैल्यू 0 कीजिए, तो बच क्या गया, LHS में बच गया I1X और RHS में बच गया आपका I माइनस I1R। तो 0 ही हो गया ना, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब यहां से हम लोग करेंगे क्या कि दोनों इक्वेशन का अनुपात ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेने पे क्या होगा सर, तो सब कटिए जाएगा ना। टेकिंग द रेशियो वी हैव, जब रेशियो लेंगे हम लोग तो I1P बाई I1X I माइनस I1Q बटा I माइनस I1R, I1 कट गया, I माइनस I1 भी कट गया, तो बच क्या गया, बच गया P बाई X इज इक्वल टू Q बाई R। दिस इज नोन एज द बैलेंस्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, यही कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक बात है। तो क्या सब किए हम लोग इस बार, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए क्या सब किए, सबसे पहले तो एक अरेंजमेंट बना लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का, उस पिक्चर के बारे में थोड़ा लिख दिए कि चलिए भैया पी क्यू आर का वैल्यू पता है, एक्स का वैल्यू नहीं पता है। ब्रिज को एक पावर सप्लाई से जोड़ दिए जिससे करंट आई सर्किट में फ्लो होना शुरू हो गया। जब सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो हम लोग क्या किए, किरचॉफ का नियम लगा दिए। किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट किए, सबसे पहला काम।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को माइंड में रखते हुए करंट को डिस्ट्रीब्यूट किए। करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग लूप लॉ लगाए। लूप लॉ लगा के नाम लिख सकते हैं। लूप लॉ लगाने पर इक्वेशन 1 लिखे, इक्वेशन 2 लिखे। कैसे लिखे आप वीडियो को बैक करके भी समझ सकते हैं, है ना। इक्वेशन 1 2 आ गया। जब 1 2 आ गया तो इस अरेंजमेंट में हम लोग ये करते हैं कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस P, Q and R, the value of 3 known resistances P, Q, R is taken in such a way that the potential of point C and D remains same. known resistances P, Q और R का वैल्यू इस प्रकार से लेते हैं कि C और D का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम टू सेम हो जाए। C और D का पोटेंशियल सेम टू सेम हो जाए, ताकि so that no current flows through the galvanometer, ताकि गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट फ्लो नहीं करे, ताकि गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट फ्लो नहीं करे। जब फ्लो करंट नहीं करेगा तो Ig का वैल्यू क्या हो जाएगा, Ig का वैल्यू तब तो जीरो हो जाएगा। और जब Ig का वैल्यू जीरो होगा तो इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग Ig का वैल्यू डालेंगे, तो लिख लेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 का जब रेशियो लेंगे तो I1 कट गया, I माइनस I1 भी कट गया, बच क्या गया, इधर से P बाई एक्स इज इक्वल टू Q बाई R, इतना ही बचा। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द बैलेंस्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बैलेंस्ड कंडीशन हो गया। आप इतना भी आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां से ऑल्सो x बराबर क्या हो जाएगा, P गुना R क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइडेड बाई Q। तो ऐसा होगा तो कह सकते हैं क्या, क्लियरली क्लियरली छोड़िए, सीधे लिखते हैं, शॉर्ट लैंग्वेज करते हैं, एज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस P, Q and R इज नोन। P, Q, R का वैल्यू तो हम लोगों को पता है, हेंस द वैल्यू ऑफ unknown resistance X can be calculated easily। अब चूंकि P, Q, R का वैल्यू हम लोगों को पहले से पता है, तो अननोन रेजिस्टेंस X का वैल्यू हम लोग बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक बात है। चलिए, ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो आपको, माइंड ब्लोइंग। चलिए, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, अच्छी बात है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्यों, क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ से अब लगातार लॉन्ग क्वेश्चंस आता रहेगा, उसको हम डालते रहेंगे। समझा हुआ क्वेश्चन रहेगा, इसको समझ लेते हैं, एक बार दो बार रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करते हैं तो समझा हुआ क्वेश्चन है तो याद करना काफी आसान हो जाता है। आप लोग तो क्लास में एक बार पढ़े, दो बार पढ़े तो उतना याद हो नहीं पाता, क्योंकि माइंड का तो है ही कि आप याद कीजिएगा भूल जाइएगा, लेकिन बार बार देख के अगर समझते हैं तो समझा हुआ चीज आपको याद रहता है, माइंड में स्टोर रहता है। तो आप इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर और भी कई सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को मैंने डाल रखा है, आप वहां से भी अपने क्वेश्चंस को देख करके एग्जाम की तैयारी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।